नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है उनका महवर होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट और मुकामी मईशत किस तरह से मुतासिर हो सकती है। वैसे तो हमारे जो माहिरीन हैं और मईशत को जो बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, उनका ये ख्याल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के जो इतनी तेज़ी से इजाफे की वजह से हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इस महंगाई के बढ़ने की वजह से मुस्तकबिल में इन्फ्लेशनरी प्रेशर डेवलप होने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीब को महंगाई का तूफ़ान बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ताजिर सनतकार भी इससे मावरा नहीं रह सकेगा। उनके ऊपर जितना इम्पैक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो अप। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड डेवलप हो सकता है। अभी हमारे यहाँ जिसे आप कह सकते हैं कि केयर टेकर हुकूमत है और दूसरी दफ़ा तेल कीमतों के अंदर इजाफों का फैसला, अब कुछ समझ ना आने वाली बात है। पूरे मुल्क के अंदर शहरी हों, सनतकार हों, छोटे ताजिर हों, सभी तकरीबन जो हैं मीडिया पर आने वाली ख़बरों के मुताबिक इस किस्म के इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी खबर आई है कि इसको चैलेंज कर दिया गया है। अभी लोग बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान होंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर परेशानी में इजाफा होता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब बैन अल-अक़वामी सतह के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा और पर बैरल कीमत शायद 2008 की $150 पर बैरल की कीमत पर आ गई, तो फिर पाकिस्तान के अंदर शायद पेट्रोल ही नायाब हो जाए। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हर आदमी जो है वो सियासी नज़रियात के बारे में बात कर रहा है। मईशत एजेंडे में सबसे नीचे है और इसी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से एक्सपोर्टर को बेनिफिट नहीं होगा, या होगा तो वक्ती होगा। आगे जाकर उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो कंपैरेटिव नहीं रह पाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स बराह रास्त इससे मुतासिर होंगी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब, साबिक चेयरमैन टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इसके अलावा चेयरमैन PVG। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। मेहताबुद्दीन चावला साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी सनतकार को जो है वो नींद ठीक से आनी चाहिए। जिस तरह के माशी फैसले हो रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। आपको पता होगा दुनिया में तो ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। हम जो है वो हमेशा कुछ काउंटर प्रोडक्टिव मेजर इस तरह का ले लेते हैं कि जिससे बनती बात भी बिगड़ जाती है। अब ये तो मैं माजी के झरोकों में तो बाद में जाता हूँ कि ये 5 साल क्या हुआ। अभी थोड़ा सा मुझे इसके मुतालिक आप बताएं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, मुस्तकबिल में इसका इम्पैक्ट जो है वो कारोबार पर क्या आएगा। फिर मैं आपसे एक्सपोर्ट की सिचुएशन पर भी बात करूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बग़ैर माजी के झोंकों में जाए आप आगे नहीं जा सकते। ये आज जो पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब आपका डॉलर 124 रुपये का हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट तो आना है ना, आना है। तो बात यह है कि हमने जो 5 साल एक्सपोर्ट को नेगलेक्ट किया है। अभी मैं जितने भी मैनिफेस्टोज देख रहा हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ना इकनॉमी का पे फोकस है ज़्यादा, वो ना उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात है, ना एक्सपोर्ट पे बात है। अब थोड़ा बहुत कहना शुरू किया है रिसेंटली 2-4 मीठी मीठी बातें तो हैं ना। अब मीठी मीठी बातों से मुल्क नहीं चला करते। आप वोट ले सकते हो, देखिए आप, मैं समझता हूँ मैनिफेस्टो में भी उतना दो कि अगर आपने वादा किया 120 का, आप 100 रुपये दे दोगे, 105 रुपये दे दो, चल जाएगा। लेकिन आप बात करो लाख की और 100 रुपये दो तो नहीं चलेगा। भाई मैंने तो 100 बिलियन एक्सपोर्ट की भी बात सुनी थी पिछली दफ़ा। कौन सा कोई अचीव हो गया या उसके लिए कोई काम हुआ? सर आप मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा। 25 से $20 बिलियन पे एक्सपोर्ट चली गई थी और मैं आपको पता है डिक्लाइन हो गए हम जो है। और जो बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि एक्सपोर्टर को डिवैल्यूएशन से फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $42 बिलियन की नहीं होती, उनका टका तो 60 रुपये का है। आप सिंपल सी बात है। इन कंपैरिजन बात ये तो वो कहावत ऑब्सोलीट हो गई कि वो जो टके की बात किया करते थे, अब वो टका नहीं रहा, रुपया टका हो गया। हाँ। रुपया टका हो गया। तो इसमें तो थोड़ी सी बात मैं ये भी कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमने जो जुल्म ज़्यादती करी है उसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ईस्ट पाकिस्तान के साथ, उसका नतीजा भुगत रहे हैं हम। क्योंकि हम बड़ी बातें करते थे, उनको बहुत छोटा समझते थे, अपने से कमतर समझते थे। आज उनकी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट हमारी टोटल एक्सपोर्ट, सुनते मैं वही आ रहा हूँ, $42 बिलियन की है और 2021 में वो $50 बिलियन की बात कर रहे हैं। उनके यहाँ पूरे मैच होते रहे, हमारे यहाँ कोई मैच खेलने को तैयार नहीं था। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगे अपनी गलतियों की, तो अल्लाह में जब बेहतरी लाके आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, वो ये है कि हुकूमत तो ये कहती है कि जी हमने एक्सपोर्ट पैकेज भी दिया,
एक्सपोर्ट फाइनेंस के बेहतरीन रेट दिए, टेक्सटाइल पैकेज भी दिया, जीएसपी प्लस के लिए जंगें लड़ी, मतलब जो सिफारती जंग लड़ी, और फिर उसके बाद आपको ये सब कुछ दिलाया। आपकी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाअहल है, वो कुछ नहीं कर नहीं सकी। अच्छा भैया नहीं देखें, जो सुना है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, हमारे यहाँ जो होता है ना, हर काम लेट होता है, टाइमली जो होता है ना हर काम वो सही होता है। अभी आपने जीएसपी प्लस की बात करी, जब हम जीएसपी प्लस के लिए लड़ रहे थे, पहले जीएसपी मिला, फिर जीएसपी प्लस मिला, तो इंडिया ने 2 पॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले तो उन्होंने लॉबिंग करी कि हमको जीएसपी प्लस नहीं मिले, हमको 7-6 से जीएसपी प्लस मिल गया। तो उन्होंने सेकंड स्ट्रेटेजी ये थी, उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे जो है ना 9%, 8% अपने लोगों को रिबेट दे दिया, सब्सिडी दे दी। बोले तो हम इन ऑर्डर टू बिकम कंपेटिटिव, काउंटर किया हमें। तो देखें, ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का दौर है। हम दूसरों से बेहतर होंगे, स्मार्ट होंगे, एक्टिव होंगे तो सर्वाइव करेंगे हम। अब जो आपने पैकेज की बात करी, पैकेज जो है कितने साल बाद, 3 साल गुजारने के बाद पैकेज मिला, और वो भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सबसे पहले चीज़ होती है, देखें मैं आपको बताऊँ, आपकी जो है एक्सपोर्ट करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है बिजली, हमारे जो रीजन में सबसे ज़्यादा हमारी महंगी बिजली है, गैस सबसे महंगी है, पानी तो हमारे को इतना महंगा है कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे कि हम वाटर माफिया से लेते हैं। माफिया को डील करना बहुत मुश्किल है, और आजकल तो आसमान पे ट्रकों की कीमत गई हुई है। मैं मुतनाज़ा बात आपसे करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर मैं मजबूर हो रहा हूँ। आज देखें आपने ये बात की, नहीं देखें आपने ये बात की, लेकिन 4-5 साल बहुत सारे सनतकार चुप रहे, क्यों? जवाब तो दें। नहीं देखें, बात तो बनती है। देखिए बात ये इशू एग्जिस्ट करता है। मैं 7 चीज़ें बता रहा था कि एक्सपोर्ट क्यों डिक्लाइन हुई, पहले उसको ख़त्म कर लें, फिर आप ये सवाल कर लिएगा तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तीनों चीज़ें हमारी महंगी हैं। लेबर ज़्यादा, यूटिलिटीज़ तीनों हमारी महंगी हैं। और फिर थर्ड प्रायोरिटी पे है, इंडिया के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ है, सेकेंड प्रायोरिटी शहर है, थर्ड प्रायोरिटी हुआ। अभी रमज़ान गुजरे, रमज़ान में सहरी इफ्तार में लोड शेडिंग नहीं करनी, आसान काम है, फैक्ट्री को बंद कर दो, लोड शेडिंग फैक्ट्री में कर दो। तो इस तरह दुनिया में मईशतें नहीं चला करती। देखिए, मईशत तरक्की करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो ना, और फिर कैपेसिटी बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट होगी। हम जॉब्स की तरफ सोच ही नहीं रहे। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव मोर देन 65% यूथ। व्हाट वी आर डूइंग फॉर देम? कितने लोग, 25 लाख। अनफॉर्चुनेटली वी आर डूइंग लिटरली ऑलमोस्ट नथिंग फॉर देम। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं आने की कोशिश करूंगा कि बुनियादी तौर पर आपने कुछ नुकात बयान किए, आपने कहा जनाब ये मसाइल हैं, इन मसाइल को अगर ठीक किया जाता, शुरू में तवज्जो दी जाती, तो शायद एक्सपोर्ट बढ़ जाती। उसमें एक नुक्ता हमारी लेबर का है। वील टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जनाब हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन में जा रही है। कह रहे हैं कि जनाब डॉलर को हमने महंगा कर दिया, रुपए को सस्ता कर दिया, इससे एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टू लिटल टू लेट कुछ लोग कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे सनतकार जो हैं वो यही महसूस करते हैं कि हम जो हैं वो हमेशा लेट लतीफ़ की तरह देर से पहुँचते हैं, और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर एसेंस जो होती है बेनिफिट नहीं पहुँचा पाती। जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि आपने कुछ नुक्ते बयान किए। आपने कहा इन नुकात की तरफ अगर तवज्जो दी जाती वक्त पर तो शायद मामलात हल हो जाते, लेकिन गवर्नमेंट तो एडमेंट, वो कहते हैं जनाब हमने कर दिया जो हमने करना था, हमारे पास जो था हमने दे दिया। नहीं, परसों शहबाज शरीफ का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उनसे पूछा गया कोई आप फेलियर बताएंगे, तो उन्होंने कहा जी हम मानते हैं कि एक्सपोर्ट में हमारे से कोताही हुई है, तो एडमिट किया है शहबाज शरीफ साहब जी। तो ऐसा नहीं है लोग सॉरी सर, गवर्नमेंट नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़, मीडिया, 5 साल एक्सपोर्ट गिरती रही। किसी ने भी एक्सपोर्ट पे कितने प्रोग्राम किए, किसी ने आवाज़ उठाई, सबको तो जो होता है ना हॉट टॉपिक जो है ना उस पर लगे रहा है। देखिए आज चाइना बना है ना, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे गोइंग टू बी द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वो कैसे बना?
वो आप चाइना की मिसाल आपके सामने है, हमारे से बाद आज़ाद हुआ, फोकस ऑन देयर वेल बीइंग एंड द इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। उनके बाद दे हैव $3.2 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। अमेरिका तो मकरूज है। सर क्यों आप मतलब सीने के ऊपर आप खंजर चला रहे हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। $3.2 ट्रिलियन आपने बोल दिया, हमारे मुल्क के पास कितने रिजर्व हैं? आप अभी आपको कर्जे मांगते फिर रहे हैं सारी दुनिया से। स्लाइड दिखाऊंगा आपको, अभी आया है कि 20 से ऊपर, तो वी आर सबसे लोएस्ट है हमारी एक्सपोर्ट जो है ना। इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी 28, 30, 32 है, $40 बिलियन उसकी हो गई है, $300 बिलियन इंडिया की है। हर बात में आप इंडिया से कंपेयर करते हो, इस पर क्यों नहीं कंपेयर करते हो? चलो जी, हमसे 5-6 गुना हमारे से बड़ा है, तो हमारी 22 होती तो उनकी जनाब अली 100 कर लें, 100 कर लें, 100 कर लें, हम उनकी 300 है। तो हम सारी कोताहियाँ, सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा ये है कि गलतियाँ हम खुद करते हैं और तलाश कर होते हैं दूसरों के कान है। तो यही प्रॉब्लम है ना, अगर हाईलाइट करो तो कहते हैं साजिश नहीं, ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया, ये इजराइल ने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। सर देखिए, दुनिया जो है ना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का दौर है आजकल, और इकोनॉमी का दौर है। तो कंपैरेटिव कैसे बनूं, मुझे बता दें। मैं बता रहा, देखें, रशिया हैज़ मोर एटॉमिक वेपन एंड हार्डवेयर वेपन दैन दैट ऑफ अमेरिका आज भी। In spite of that fact, she has everything. She has to disintegrate just because of the economic meltdown. ऐसा ही है। जर्मनी के पास, जापान के पास, स्वीडन का कोई फौज नहीं है, आज उनके वर्ल्ड में से है। तो इस सबसे बड़ी चीज़ जो इकोनॉमी है। चल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जर्मनी से आप भी मुतासिर हैं, मैं भी मुतासिर हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की है। उन्होंने अपना ट्रेड किस तरह से मेंटेन किया हुआ है? उनका ट्रेड गैप, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बड़ा वेल मैनेज्ड है। इतना महंगा मुल्क जो यूरोप में काम कर रहा है, वहां पर डेफिसिट के और मेजर इशू नहीं है ट्रेड बैलेंस के। आप मुझे बता दें ना। सर हैरत, आप बहुत वो बात कर रहे हैं आगे की, मैं उससे बताता हूँ। 1945 में वॉर खत्म हुई, खत्म, पूरा जर्मन तबाह बर्बाद हो गया था, कोई घर नहीं बचा था, रेजा हो गया था। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने तरक्की करी। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, और आज जो है पूरी सहारा दे रहा है ना पूरे यूरोपियन जो इस वक्त 27 ममालिक हैं, जर्मन दे रहा है। पिक्स कहलाते हैं यूरोपियन यूनियन के। P फॉर पुर्तगाल, I फॉर इटली, G फॉर ग्रीस, S फॉर स्पेन। उन चारों को खड़ा करने में मदद किसने करी? जर्मनी ने। नॉट ओनली अपने मुल्क को तो छोड़ो, दुनिया अपने जो 27 मुल्कों को है, जो इंग्लैंड जो है ब्रेक्सिट में जो गया है, इसीलिए गया है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैंने तो कभी जर्मनी को रोते हुए नहीं सुना। वही मैं कह रहा हूं, आर्मिस्टास हुआ, हमारे साथ हमारे पैसे रख लिए, हम पे पाबंदी लगा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। रोने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। तो कैसे कर रहा है? बात सुने, आपके सामने इस वक्त हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट। सुन तो लें, अभी बात यह है कि हम दुनिया को, हमारे पास तो सब चीज़ के अंदर हवाले मौजूद है। जर्मनी, फ्रांस जो है 200 साल जंगें लड़े, 45 में उनकी जंग ख़त्म हुई है। 50 में फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर जर्मनी जाता है कि उन्होंने कहा जी, दोनों ने डिस्कस किया कि व्हाट फॉर वी आर फाइटिंग फॉर द लास्ट 200 ईयर्स। तो दे केम टू द कंक्लूजन जस्ट बिकॉज ऑफ द हेटेड हिस्ट्री। उन्होंने कहा जी हेटेड हिस्ट्री को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर इन प्रिंसिपल डिसाइड हुआ कि दूसरे की खराबियां बताने के बजाय अपनी खराबियां बताओ। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, क्योंकि फिर वो एक मुख्तलिफ एंगल आएगा, और फिर वो मुख्तलिफ एंगल MFN पे फिर मैं जाऊंगा, फिर मामला अपने वो किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा, किसी और दिन डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि उसने यील्ड नहीं किया रिजल्ट्स, उसने यील्ड नहीं किया, लेकिन वो रिजल्ट यील्ड कर सकता था, वो एक और चीज़ है। लेकिन मैं अब आपसे चाहूँगा थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट। इन्होंने इस्लामाबाद बुलाया सब लोगों को, आपको पता होगा, कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। इन्होंने बुलाया, एक मुशीर को वज़ीर को उधर खड़ा किया, एक मुशीर को वज़ीर को उधर खड़ा किया, सारे एक्सपोर्टर्स को, हर एसोसिएशन को बुलाया। गालिबन आप भी गए थे उसमें। इन्होंने कहा हम आपको एक्सपोर्ट पैकेज देंगे, आपकी जनाब। नहीं ऐसा नहीं, मैं थोड़ा बताऊं पूरा। फिर क्या हुआ? ये सितंबर की बात है, क्या नाम है, शायद आई डोंट 2016 की, 2-2.5 साल पहले, जो मुझे याद है, 16 या उससे पहले की बात है। चलिए, खुरम दस्तगीर ने मुझे फ़ोन किया कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, कैन यू कम टू, वहाँ पे आ सकते हैं इस्लामाबाद? आई सेड ओके। मैं गया, उन्होंने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने कहा एक पूरी हाई लेवल मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर से। फिर 10 सितंबर को पूरे दिन मीटिंग हुई हमारे सारे मिनिस्टर से, सारे एक्सपोर्टर्स की। 11 सितंबर को 5 घंटे नॉन स्टॉप जो है प्राइम मिनिस्टर ने सबको सुना और उन्होंने नोट्स लिए, और उन्होंने कहा जी 5-7 दिन दे दें मुझे, मैं इस पर फैसला करता हूँ। वो 5-7 दिन 2 साल बाद हुए। रिजल्ट ये है, रिजल्ट 2 साल बाद। आपने जब सुनने के बाद आप देखें डिसीजन लें दिस वे और डैट वे, डिसीजन में बड़े स्लो थे। देखें इसमें जो है नॉट ओनली गवर्नमेंट की, हमारी प्राइवेट सेक्टर की गलती है, हमारी
FPCCI की बनते हैं। हमने अपने केस के लिए फाइट नहीं किया, हमने अपने आप को देखें आज जो जिन हालत से गुजर है ना, इसके बहुत सारे रीजन हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग है सर, इससे ज़्यादा अलार्मिंग क्या होगी आपकी, इससे ज़्यादा अलार्मिंग क्यों होगी? 122 पे हो गया वो, तो अभी ये आपके वो क्या नाम है, आपने वो दे दिया और वो जो फॉरेन करेंसी वो आ गया, थोड़ा रुक गया, आप देखें 15-20 दिन फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा आपका जो है। कहाँ है उसका इम्पैक्ट? मुश्किल से कितना होगा? $800 मिलियन आ जाएंगे सर। आप आने की वो नहीं करें। मुझे ये बताएं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं बार बार, इंडिया ने अभी जो किया, उन्होंने कहा कि अगर डिक्लेयर नहीं किया तो हम जब्त कर लेंगे। आप सुन तो लेना, तो उनका इम्पैक्ट कितना है आपका? 800। यार आप ये क्यों सोच रहे हैं? जो आए एक आदमी ने अपने अगर बताया $1 बिलियन मेरे पास है और उसने 3% दिया, तो 3 ही आपको 300 ही आएगा ना। तो मकसद ये है कि $1 बिलियन जो है आपको पता चल गया हमारे मुल्क वालों को बाहर है, तो आपकी जो $300 बिलियन की इकोनॉमी है, GDP, वो बढ़ के अगर $1 ट्रिलियन पे हो जाए, ये बहुत अच्छा है, हो रहा है। देखें कम से कम वाइट मनी जनरेट हो, ये जो सब कुछ है। FAFT का भी मसला यही है, जब आपकी इकोनॉमी आपकी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आप सब जगह पैसे दे सकते हो। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड होती है तो FATF में हम ग्रे में नहीं जाते। आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करनी है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, जो है वो है। देखें यूरोप अमेरिका में आपने सुना कि जी कोई करप्शन होती है, कोई बेईमानी होती है, कोई इंडस्ट्रीज पे किसी ने उंगली उठाई? किसी ने बिल गेट्स पे उठाई? किसी ने वॉरेन बफेट पे उठाई? किसी ने सैम वाल्टन पे उठाई? किसी ने नहीं उठाई। इसलिए नहीं उठाई कि वहाँ पे नीट एंड क्लीन है, मकसद यह है यहाँ पे रास्ते हैं कि एक चीज़ ये चीज़ लूप होल ज़्यादा हैं, लूप होल बनाए जाते हैं। आप एक सिस्टम बनाएं, फुल प्रूफ वो सिस्टम बनाएं, जब आप एक चीज़ है उस पर 30% ड्यूटी है, इस चीज़ से मिलती हुई है उस पर 10% ड्यूटी है, मैंने 10% उसको निकाल लिया। कर दिया ये तो कर दिया। सुन तो लेना, मैंने 10% में निकाल लिया, तो मेरी को पड़ा 110 का, आपको पड़ा 130 का। या तो आप मैं तो 125 का बेच दूंगा, आप तो नहीं बेच सकते। 130 का आपको पड़ रहा है घर में, तो या तो आप चोरी करेंगे अगली दफ़ा मेरी तरह, या आप बाहर निकल जाएंगे। तो मकसद ये पहले सिस्टम को सही करें। सिस्टम का मतलब ये हर सिस्टम को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, वन विंडो ऑपरेशन करें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें इंडस्ट्रीज़ को। सर ये जो है ना ज़रब अज़ब और अब्दुल फसाद, जो फ़ौज इतनी कुर्बानी दे रही है, इसका भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमने अपने बच्चों को बिज़ी नहीं किया। बच्चों को जॉब्स देना कंपलसरी है। मुझे तो डार्क नज़र आ रहा है आगे, जिस तरह बच्चे तेज़ी में हर साल हमारे पास कितने लाख बच्चे आ रहे हैं। जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट शुड बी टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। जब जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली, जैसे शुरू में भी जिक्र था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया मेहताबुद्दीन चावला साहब, आप शो पर तशरीफ लाए। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी ज़रूर कोशिश करेंगे जो मौज़ूआत आज रह गए उनको हम कवर करें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।